हेलो टू ऑल। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास में नया टॉपिक खासतौर से बिहार स्पेशल को शामिल करने जा रहे हैं, जिसमें हम बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखेंगे। जो चूँकि हम बीपीएससी और सीडीपीओ को फोकस करके अभी करंट अफेयर्स की क्लास चला रहे हैं, इसमें हमारा फोकस आज की क्लास में ये है कि हम बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस टॉपिक को कवर करें। और अगले कुछ क्लासेज में हम बिहार स्पेशल से जुड़े हुए टॉपिक को ही कवर करेंगे, जहाँ से बीपीएससी या सीडीपीओ में प्रश्न आने की संभावना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना किसी समय को गंवाए। ठीक है, पहला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जो कि केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय है, इसी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा 20 नवंबर 2021 को स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें हमें ये देखना है इस रिपोर्ट में बिहार के शहरों की स्थिति क्या है या बिहार की स्थिति क्या है। तो हम यह देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में बिहार को ओवरऑल पूरे राज्यों में 17वां रैंक दिया गया है और बिहार को नागालैंड के साथ 17वां रैंक प्राप्त हुआ है। मतलब क्या है कि ओवरऑल जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें 17वें नंबर पर बिहार और नागालैंड को रखा गया। तो प्रश्न सीधे सीधे बन सकता है कि जो केंद्रीय सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, उसमें बिहार को कौन सा रैंक दिया गया है या किस स्टेट के साथ कौन सा रैंक दिया गया है। तो नागालैंड के साथ 17वां रैंक दिया गया है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना। दूसरा, ये 2021 में इसको 17वां रैंक दिया गया है, लेकिन 2020 में इसको 24वां रैंक प्राप्त हुआ, यानी पहले से बेहतर कंडीशन में है। स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में, स्वच्छता के मामले में बिहार ने पहले से बेहतर सुधार किया है। ठीक है, तो हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि 2020 की तुलना में 2021 में 17 रैंक पे आ गया है, जो कि पहले 24 रैंक पे था। ठीक है, अगर ये देखें कि ओवरऑल पूरे इंडिया के शहरों की स्थिति देखें, बड़े शहरों की, जिसमें 10 लाख से ऊपर के जो शहर हैं पूरे इंडिया में, तो 48 शहरों को स्वच्छता रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जिसमें पटना का स्थान 44वां है, यानी बहुत बेहतर नहीं है, ये पीछे से चौथे या 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो पटना की स्वच्छता को लेके यह जो रिपोर्ट है वो बहुत सकारात्मक नहीं है, इसमें और भी बेहतर काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के रिपोर्ट जो है अलग अलग राज्यों को आईना दिखाते हैं, अलग अलग राज्यों के परफॉर्मेंस को दिखाते हैं और यह अलग अलग राज्यों को प्रोत्साहित करते हैं अपने यहाँ उससे जुड़े हुए काम को करने के लिए। तो स्वच्छता को लेके पटना की जो रैंकिंग है, जो 10 लाख से ऊपर के शहर हैं इंडिया में, उस 48 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें 44वां नंबर पटना का है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन इस पर अच्छा काम किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले अगर देखें 2020 में, तो इससे भी बुरी स्थिति थी, तब यह 47वें नंबर पे था, लेकिन अब 2021 में 44वें नंबर पे आ गया, यानी पहले से बेहतर स्थिति हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है पटना के स्वच्छता को लेकर। ठीक है, तो ये हमने रिपोर्ट देख ली। अब क्योंकि हम जानते हैं बिहार के बहुत सारे जिलों से, शहरों से होके क्या है, गंगा बहती है, तो गंगा के स्वच्छता को लेकर और उसके नज़दीक के जो शहर हैं उनकी स्वच्छता को लेकर भी रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गंगा के किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं, ठीक है, उसमें मुंगेर को दूसरा रैंक दिया गया है कि इसने बहुत अच्छा स्वच्छता को लेकर अच्छा काम किया। और तीसरा रैंक जो है पटना को मिला है, कि जो गंगा के किनारे वाले शहर हैं उसमें दूसरा रैंक स्वच्छता को लेकर, जो कि 1 लाख की संख्या से कम के हैं, तो मुंगेर को दूसरा रैंक और पटना को तीसरा रैंक दिया गया है। ठीक है, और अगर 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा के किनारे के शहर को देखा जाए, जिले को देखा जाए, तो उसमें सोनपुर को चौथा रैंक दिया गया है। ठीक है, जो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर है गंगा नदी के किनारे, उसमें सोनपुर को चौथा रैंक दिया गया। लेकिन आपको वो याद नहीं रखना, बेसिकली आपको यही 2 याद रखना है, गंगा किनारे 1 लाख के कम जनसंख्या वाले, सॉरी 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो शहर है, उसमें मुंगेर को दूसरा रैंक और पटना को तीसरा रैंक दिया गया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है और इस पर प्रश्न पूछे भी गए हैं।
आप पिछला 2 पेपर देखें तो आपको पता चलेगा स्वच्छता को लेके इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं, बिहार एथलेटिक्स मीट। बिहार में एथलेटिक्स को लेके प्रतियोगिता हुआ था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में यह प्रतियोगिता हुआ था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में यह प्रतियोगिता हुआ था। ठीक है, जो कि 15 से 17 नवंबर 2021 के बीच हुआ। इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो रोहतास की जो टीम है वो फर्स्ट रैंक पे आई थी, और दूसरे नंबर पे ओवरऑल देखा जाए तो मुजफ्फरपुर की टीम सेकंड नंबर पे आई थी। ओवरऑल मतलब लड़के लड़कियों, अंडर 14 खिलाड़ियों, सबके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल तरीके से रोहतास पहले नंबर पे आई और मुजफ्फरपुर की टीम दूसरे नंबर पे आई थी। इसमें बिहार एथलेटिक्स मीट में, जो कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, और यह कब हुआ था? 15 से 17 नवंबर, यानी 3 दिन का यह खेल था, जिसमें रोहतास की टीम ओवरऑल तरीके से फर्स्ट रैंक होल्ड की और मुजफ्फरपुर की टीम सेकंड रैंक होल्ड की। अगर पुरुष वर्ग में देखें तो मुजफ्फरपुर की टीम जो है वो फर्स्ट रैंक पे आई, और पटना, महिलाओं में पटना की टीम जो है वो फर्स्ट रैंक पे आई। मतलब पुरुषों में मुजफ्फरपुर की टीम ने फर्स्ट रैंक होल्ड किया और महिलाओं के मामले में पटना की टीम ने फर्स्ट रैंक होल्ड किया। ये आपको याद रखना। अगर अंडर 14 खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के बेस पे देखें तो रोहतास की टीम जो है वो फर्स्ट नंबर पे आई है, और जमुई डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो सेकंड नंबर पे आई। तो ओवरऑल तरीके से रोहतास की जो टीम है वो फर्स्ट रैंक होल्डर है इस बिहार एथलेटिक्स मीट में, जो कि मुजफ्फरपुर में हुआ। प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है, बिहार एथलेटिक्स मीट 2021 में कहाँ पे हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? तो वो मुजफ्फरपुर। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक होल्डर है वो रोहतास की टीम है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट की टीम है, और मुजफ्फरपुर की टीम सेकंड नंबर पे आई है। पुरुष वर्ग में मुजफ्फरपुर की टीम ने फर्स्ट रैंक होल्ड किया और महिलाओं में पटना की टीम ने फर्स्ट, और अंडर 14 में रोहतास की टीम ने फर्स्ट रैंक होल्ड किया। तो आपको यह चीज़ याद रखनी है। दूसरा टॉपिक है किशनगंज। किशनगंज चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, क्यों चर्चा में रहा यह हम जान लेते हैं। लोगों की शिकायतों पर हुई कार्रवाई को लेकर यह चर्चा में रहा है और अव्वल आया है, मतलब फर्स्ट रैंक होल्ड किया है। जितनी भी शिकायतें लोगों के द्वारा की गई तो वहाँ के प्रशासन के द्वारा जो सबसे अच्छी कार्रवाई की गई, यानी जितने भी 38 ज़िले हैं उन 38 ज़िलों के परफॉर्मेंस को देखा गया। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया कि लोगों की शिकायतों को लेकर जितनी भी कार्रवाई हुई उसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किशनगंज के द्वारा किया गया है। इसमें लोक शिकायत अधिनियम निवारण के तहत जितने भी पब्लिक शिकायत कंप्लेन आए उसमें सबसे बेहतर तरीके से उसका निवारण किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ही किया गया, इसीलिए इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ जितने भी कंप्लेन हुए उसके 86% कंप्लेन का निवारण किया गया। लोगों के द्वारा जो भी कंप्लेन आया वो कंप्लेन लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत इस शिकायतों का निवारण किया गया, और किशनगंज फर्स्ट नंबर पर रहा। उसने जितने भी शिकायतें आई उसका 86% शिकायतों का निवारण किया, इसलिए यह फर्स्ट रैंक पे आया। दूसरे नंबर पे गया आता है जहां 77% शिकायतों का निवारण किया गया, और तीसरे नंबर पर वैशाली डिस्ट्रिक्ट आता है जहां पे 75% कंप्लेन का निवारण किया गया, सलूशन निकाला गया वहां के प्रशासनिक विभाग के द्वारा। ठीक है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई है? बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, और इसमें देखा गया है कि पब्लिक के शिकायतों का निवारण किस डिस्ट्रिक्ट में बेहतर ढंग से हुआ है। तो उसमें किशनगंज 1 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद गया 2 नंबर पे और वैशाली तीसरे नंबर पे। ये आपको याद रखना है। तो सबसे खराब परफॉर्मेंस वाला डिस्ट्रिक्ट कौन रहा? यह पश्चिमी चंपारण रहा, जहाँ यह 38वें नंबर पे आया है। यानी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में और सबसे पिछला नंबर पश्चिमी चंपारण का है। यहाँ जितनी भी शिकायतें हुई उसमें से 60% से ज़्यादा शिकायतें अभी भी लंबित है, मतलब उसका कोई भी निवारण नहीं किया गया, उसका कोई सलूशन नहीं निकाला गया। तो इस तरीके से किशनगंज लोक शिकायतों को लेकर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला डिस्ट्रिक्ट बना है 2021 में। उसके बाद गया, उसके बाद वैशाली डिस्ट्रिक्ट।
तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। देखिए इस पे जो प्रश्न आएंगे ज़्यादातर फैक्चुअल ही आएंगे और मैं फैक्चुअल ही तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए फैक्ट तो आपको कुछ याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि पीसीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन, खासतौर से बिहार पीसीएस का अगर पुराना पेपर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं। तो फैक्चुअल पूछे जाते हैं तो हमारी कोशिश यही है कि एटलीस्ट फैक्ट को याद रखें और उन फैक्ट को ज़रूर ध्यान रखें जहाँ से प्रश्न आने की संभावना मैक्सिमम। और मैं आपकी इसी में मदद कर रहा हूँ, कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है और कैसे याद रखने हैं, क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है गोरखपुर सिलीगुड़ी। यह गोरखपुर पूर्वी यूपी का हिस्सा है और यह सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में। इन दोनों को मिलाने वाली एक एक्सप्रेसवे, ठीक है, के निर्माण की सहमति प्रदान कर, यानी गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, करने की सहमति प्रदान कर दी गई है, यानी अब इसका निर्माण शुरू होगा। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे का जो निर्माण होगा यह उत्तरी बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, यानी यह उत्तरी बिहार के 416 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यह इस एक्सप्रेसवे के अंदर आएगा। मतलब जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल का पार्ट है, वहाँ इन दोनों के बीच में बिहार आता है। तो यूपी से बंगाल के बीच में बिहार आता है। इस बिहार, ये जो एक्सप्रेसवे गुजरेगा ये बिहार से होके गुजरेगा और बिहार का 416 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इस एक्सप्रेसवे का, वो बिहार में पड़ेगा। उत्तरी बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरेगा, जिसमें सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, मधुबनी 2 बार हो गया, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, इन सब डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरेगा। तो इस तरीके से यह एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका बिहार के उत्तरी बिहार से होके गुजरेगा, ये इस एक्सप्रेसवे का। ठीक है, और यह एक्सप्रेसवे जो है यह गोरखपुर आजमगढ़ वाला जो एक्सप्रेसवे उससे भी लिंक कर दिया जाएगा। मतलब बिहार के प्रगति में इस एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। यह इतने सारे डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरेगा, यानी यहाँ परिवहन के जो संसाधन है उसका बेहतर डेवलपमेंट होगा, परिवहन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बेहतर डेवलपमेंट होगा, जिससे बिहार के इन डिस्ट्रिक्ट्स में इस परिवहन के, सड़कों के, राजमार्ग के निर्माण के कारण बेहतर परिवहन सुविधा होने का डेवलपमेंट देख सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में। तो हमें यह याद रखना है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेसवे है उसका 416 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो बिहार से होकर गुजरेगा। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो निर्माण के लिए जिस पर सहमति जताई गई है वो बिहार के से जब गुजरेगा तो कितना किलोमीटर बिहार के अंदर होगा उसका, 416 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अगला है टॉपिक है असर रिपोर्ट। ये असर रिपोर्ट है क्या, ये पहले जान लेते हैं। ये असर रिपोर्ट है क्या? ये असर रिपोर्ट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, मतलब एजुकेशन का वार्षिक रिपोर्ट है। प्रत्येक वर्ष बिहार के एजुकेशन को लेके, बिहार के एजुकेशन के परफॉर्मेंस को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है। यही रिपोर्ट है जो कि 17 नवंबर 2021 को इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक है, यह रिपोर्ट यह दर्शाता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके नामांकन दर में, मतलब एडमिशन रेट में वृद्धि हुई है। और यह वृद्धि कितना हुई है? 3.7% की वृद्धि हुई है। मतलब क्या है कि 2020 में सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी है, यानी यह 3.7% की वृद्धि दर इसमें देखी गई है। तो प्रश्न सीधे सीधे बन सकता है कि असर रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 3.7% की वृद्धि हुई है। ये आपको याद रखना। इस सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उसमें लड़कों के एडमिशन का जो परसेंटेज है वो 78.2% और लड़कियों के एडमिशन का जो परसेंटेज है वो 82.9%। ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ महिलाओं का नामांकन दर
ज़्यादा है। हमने क्या देखा, बिहार तो एक तो एजुकेशन के मामले में इंडिया के सभी स्टेटों से पिछड़ा हुआ है। यहाँ 61% के आसपास लोग शिक्षित हैं, उसमें महिलाएं 51% ही शिक्षित हैं और पुरुष 71% के आसपास शिक्षित। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ हमारे स्टेट में महिलाएं महज 51% शिक्षित हैं, वहाँ लड़कियों के एडमिशन रेट अगर 82.9% तक है तो ये एक बहुत बड़ा सफलता है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी प्रगति है कि यह लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन दर जो है सरकारी विद्यालयों में वो कितना है, 6 से 14 वर्ष के लड़कियों का वो 82.9%, ठीक है, जो कि ओवरऑल 3.7% लड़के लड़कियों को मिला के 6 से 14 साल के लड़के लड़कियों को मिला के 3.7% बढ़ा है, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में 6 से 14 साल के जो लड़के लड़कियां हैं उनका नामांकन दर 78.2% और लड़कियों का 82.9%, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो लड़कों का नामांकन दर 67.9% है और लड़कियों का 73%, यानी लड़कियों का राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है, लड़कों की तुलना में ज़्यादा है। और लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 साल के बच्चों का नामांकन दर देखें तो लड़कों का 67.9% और लड़कियों का 73%। उसकी तुलना में बिहार में लड़कियों का नामांकन दर सरकारी विद्यालयों में ज़्यादा है और लड़कों का भी एडमिशन दर रेट सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम इस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि बिहार का सरकारी विद्यालयों में स्टूडेंट्स का एडमिशन रेशियो या एडमिशन रेट राष्ट्रीय स्तर के सरकारी विद्यालयों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है, और ज़्यादा भी है। हम दोनों की यहाँ तुलना कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की तुलना पे बिहार में सरकारी विद्यालयों में लड़के लड़कियों के एडमिशन का रेट काफ़ी हाई है, ठीक है। तो इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आपको याद रखना। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अनिल किशोर। ये अनिल किशोर चर्चा में रहे हैं, इसीलिए इनको याद जानना भी जरूरी है। अनिल किशोर ब्रिक्स बैंक, ठीक है, ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने बताया भी था। ब्रिक्स बैंक के ये उपाध्यक्ष बने हैं, यानी वाइस चेयरमैन बने हैं। ब्रिक्स बैंक के वाइस चेयरमैन बने हैं अनिल किशोर। ये बिहार के ही हैं, इसीलिए चर्चा में, और पहला इंडियन है जो ब्रिक्स बैंक के वाइस चेयरमैन बने हैं, इसीलिए ये और भी चर्चा में है। इसलिए आपको इसको याद रखना है कि अनिल किशोर पहले इंडियन है जो ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बने, ठीक है, और ये बिहार के ही हैं। बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के गढ़हनी प्रखंड के हैं, बिहार के भोजपुर जिला के गढ़हनी प्रखंड के हैं, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई है। यानी ये बहुत ही गांव के स्कूल से पढ़ के और इतने ऊंचे पद तक जाने वाले बिहार के हैं ये अनिल किशोर, और पहले इंडियन हैं जो कि उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है, ब्रिक्स बैंक के। तो ऐसे भी सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष अभी कौन है, अनिल किशोर है। क्या ये पूछा जा सकता है अनिल किशोर अभी जो कि बिहार के भोजपुर के हैं, अभी चर्चा में थे, उन्होंने कौन सा पद प्राप्त किया, तो यह ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष का पद प्राप्त किया है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से ही आपको जब भी इनके बारे में पढ़ें तो क्या प्रश्न बन सकता है ये जरूर सोचें। जब एक बार ऐसे सोचे रहेंगे तो नाम आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, मतलब गवर्नेंस के क्षेत्र में, ठीक है, गवर्नेंस के फील्ड में बिहार को गोल्ड मेडल दिया गया है। 75वें स्कॉच समिट में बिहार को गवर्नेंस के फील्ड में क्या किया गया है, गोल्ड मेडल दिया गया है। बिहार को प्रथम पुरस्कार दिया गया है इसके फील्ड में। स्कॉच समिट में 75वें स्कॉच समिट में गवर्नेंस के फील्ड में इसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यह लोक सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के कारण इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। मतलब लोक सेवाओं में नवाचार को बेहतर ढंग से प्रयोग करने, बड़े स्तर पर प्रयोग करने, सफल तरीके से प्रयोग करने के कारण बिहार को यह स्कॉच समिट में गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है, और यह प्रथम स्थान प्राप्त किया।
ठीक है, तो आपको इसीलिए इसको याद रखना है। और किस कारण से इसको मिला है? बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत लोक सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया, यानी इनोवेशन को, नवाचार को इस लोक सेवाओं में, पब्लिक सर्विसेज में बेहतर ढंग से बिहार ने यूज किया, ठीक है, और व्यापक स्तर पे इसको यूज किया, इसीलिए यह इसको प्राइज मिला है। अगर रजत प्राइज की बात करें तो ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ग्रामीण विकास के अंतर्गत, ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को रजत पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ये स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड बिहार को प्रथम रैंक दिया गया है, बिहार को गोल्ड दिया गया है इसमें, इसलिए लोक सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत यह प्राइज मिला है, ठीक है। और ग्रामीण कार्य विकास के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को रजत पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों आपको याद रखना है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, क्योंकि इसके स्टैटिक जीके का पार्ट है, कि बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में पास लाया गया था बिहार में। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में लाया गया था, मतलब जनता को लोक सेवा का अधिकार प्रदान किया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। और इसमें क्या प्रावधान था कि नियत समय पे बहुत सारी लोक सेवाएं जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे जनता के बहुत सारे सेवाएं हैं जो एक फिक्स टाइम यानी 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। इस अधिनियम के तहत यह प्रोविज़न लाया गया था। इसके माध्यम से क्या किया गया था? प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश की, प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की कोशिश की, प्रशासनिक व्यवस्था को जनता के प्रति उन्मुख किया गया था कि जनता की सेवा को बेहतर ढंग से कर सके। यही इस बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम का उद्देश्य था और इसी के माध्यम से नियत समय में सेवा को उपलब्ध कराने का एक प्रोविज़न लाया गया था। इसी के तहत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने इस लोक सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया और यही इसी का फल है कि बिहार को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ, यानी पहला रैंक मिला है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से इसको पढ़ना है और इसी तरीके से याद रखना है। अगला जो टॉपिक है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार, हम जानते हैं कि यह हमारे देश के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और यह कब है? 11 नवंबर 2021। 11 नवंबर 2021 को शिक्षा दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पे, ठीक है। इन्हीं के जन्म दिवस पे एक शिक्षा पुरस्कार भी दिया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट योगदान देते हैं या कुछ अलग योगदान देते हैं जो कि समाज के लिए अति आवश्यक होता है, तब उस तरह के व्यक्तित्व को इस तरह का शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है। यह शिक्षा पुरस्कार 2021 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार जो है वो डॉक्टर शंकर नाथ झा को दिया गया। किसको दिया गया? डॉक्टर शंकर नाथ झा को दिया। ये नाम जरूर याद रखना है। और यह इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने मुसहर बच्चों को शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जमुई में 56 सेंटर बनाए और इन 56 सेंटर के माध्यम से वहाँ के मुसहर बच्चों को शिक्षा प्रदान की या दे रहे हैं। इसमें लगभग 5500 बच्चे फिलहाल में शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। किनके द्वारा? डॉक्टर शंकर नाथ झा के सहयोग से, उनके अथक प्रयास से इस तरह का कार्य किया जा रहा है कि मुसहर बच्चे, जो कि अभी तत्काल में 5500 बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। 56 केंद्र है इससे जुड़े हुए जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में, इसके माध्यम से मुसहर बच्चों को शिक्षा देने का काम इन्होंने किया है और दे भी रहे हैं। तो इसी के कारण डॉक्टर शंकर नाथ झा को यह शिक्षा पुरस्कार, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन यह 6वां सम्मेलन था। कौन सा? 6वां। इसका 5वां सम्मेलन भी 2019 में यहीं पे हुआ, ठीक है। कहाँ पे? नालंदा के डिस्ट्रिक्ट के राजगीर में है नालंदा विश्वविद्यालय। यही नालंदा विश्वविद्यालय में नालंदा विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय धर्म
धम्म सम्मेलन को आयोजित किया गया। कहाँ पे? नालंदा डिस्ट्रिक्ट के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय में इस धम्म सम्मेलन को आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन को आयोजित किया गया। किसके मदद से? नालंदा विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन, दोनों ने मिलकर इस सम्मेलन को आयोजित किया। ठीक है, कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय। और इसका उद्घाटन किन्होंने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। ठीक है, यह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। इसका जो मुख्य थीम था वो थीम था कोविड संक्रमण के बाद, या विषय था कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं और उनकी भूमिका। तो और यह कब किया गया? 7 से 9 नवंबर 2021 को इसको आयोजित किया गया। कहाँ पे? नालंदा राजगीर यानी नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? नालंदा या नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। या इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है, 5वां सम्मेलन भी यहीं पे किया गया 2019 में। या उसका विषय क्या था ये देख सकते हैं। तो इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धम्म परंपरा की भूमिका। इस तरह के टॉपिक पे ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो अगला टॉपिक है वह है वैक्सीन मित्र। क्या है? वैक्सीन मित्र। यह एक तरह का चैट बोट। क्या है? एक तरह का चैट बोट है जो कि 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे के द्वारा इसको जारी किया गया। किसके द्वारा? यह एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। क्या? व्हाट्सएप। आप लोग बहुत नाम सुने भी होंगे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का, सब कोई जानता होगा व्हाट्सएप। इसी के सहयोग से इस वैक्सीन चैट का, जो वैक्सीन मित्र नामक चैट बोट का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा 2 नवंबर 2021 को किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 के टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वैक्सीन मित्र नामक चैट बोट का उद्घाटन किया गया बिहार में। और यह किसने किया? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने। किसके सहयोग से? मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के सहयोग से। इस नंबर पे हाय लिख के मैसेज करने पे आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आप अपने बहुत सारे सवालों के जवाब इस चैट बोट के माध्यम से पा सकते हैं। वैक्सीन मित्र। ठीक है, और फिर इससे क्या होता है? कोविड-19 के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने की पहल है बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो आपको यह याद रखना है कि वैक्सीन मित्र नामक क्या है? चैट बोट, जो कि किसके माध्यम से? मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इस पे प्रश्न बन सकता है कि वैक्सीन मित्र क्या है, तो आपको इसका जवाब पता हो गया। अब अगला है मनरेगा। मनरेगा को लेके बिहार में कुछ रिपोर्टें जारी की गई कि मनरेगा में वहाँ के कामगारों की स्थिति क्या है, वहाँ के कामगारों में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति क्या है, कौन कितना इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसको लेके एक रिपोर्ट जारी की गई। और यह कहा गया है कि बिहार में 54% महिलाएं जो हैं इसमें शामिल हैं। मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने में बिहार में 54% महिलाएं शामिल, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मनरेगा से बड़े स्तर पर लाभ हुआ बिहार में। और वह लाभ 54%, यानी 100% में से 54% पुरुष महिलाएं हैं और 46%। ठीक है, अगर वित्तीय वर्ष 2021-22 को देखें तो इसमें 10 करोड़ 23 लाख रोजगार दिवस पैदा हुए हैं। और इस 10 करोड़ 23 लाख रोजगार दिवस में से क्या देखते हैं? महिलाओं ने ज़्यादा प्रयोग किया। 10 करोड़ 23 लाख रोजगार दिवस, अगर 75 लाख कामगार यहाँ पे बिहार में मनरेगा के तहत अनुबंधित हुए हैं, मनरेगा के तहत 75 लाख कामगार अनुबंधित हुए हैं, जिसमें से 42.83% पुरुष और 57.17% महिलाएं हैं इस 10 करोड़ 23 लाख रोजगार दिवस को प्राप्त करने में। ठीक है, इस 10 करोड़ 23 लाख रोजगार दिवस में से 57.17% जो रोजगार दिवस है वो महिलाओं को प्राप्त हुए हैं
42.83% जो रोजगार दिवस है पुरुषों को प्राप्त हुआ है इन 75 लाख कामगारों में से। ठीक है, तो यह चीज़ हम जान सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर देखें रोजगार के तहत, इस असंगठित क्षेत्र के रोजगार के तहत जो अनुबंधित होने वाले क्षेत्र कामगार हैं, उन्होंने से 50% कामगारों ने कृषि क्षेत्र में निबंधन कराया है अपना, और यह सबसे ज़्यादा निबंधन कराने वाले जो कारीगर हैं वो कृषि क्षेत्र में हैं, और उन्होंने 50% कामगारों ने निबंधन जो है वो कृषि क्षेत्र में ही कराया है। उसके बाद 11 लाख जो कामगार हैं उन्होंने निर्माण क्षेत्र में अपना निबंधन, यानी सबसे बड़ा, मनरेगा को देखें तो सबसे बड़ा जो फील्ड है इस मनरेगा के थ्रू जो कामगार हैं जो जिस फील्ड से जुड़े हैं वो है कृषि क्षेत्र। लगभग 50% मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले जो कामगार हैं, असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, वो किससे जुड़े हैं? कृषि से जुड़े हैं। उसके बाद निर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं। लगभग 11 लाख कामगार जो है वो निर्माण क्षेत्र से जुड़े हैं। तो आपको यह याद रखना है कि सबसे ज़्यादा 54% महिलाओं को मनरेगा के थ्रू बिहार में लाभ प्राप्त हुआ है। 2021-22 के 10 करोड़ 23 लाख रोजगार दिवस में से भी महिलाओं को ही ज़्यादा रोजगार दिवस प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, और इस रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि बिहार के मनरेगा में महिलाओं की भूमिका कितनी है? 54%। तो ये आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कृषि यंत्र बैंक। यह कृषि यंत्र बैंक जो है यह बिहार सरकार की एक पहल है। 23 अक्टूबर 2021 को नीतीश कुमार ने, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रबी अभियान की शुरुआत की, और रबी अभियान के तहत ही कृषि विभाग ने कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की पहल की। इसके तहत जो किसान समूह हैं उन्हीं के माध्यम से यह कृषि बैंक को स्थापित किया जाए, यानी किसान समूहों के माध्यम से, फार्मर्स ग्रुप के माध्यम से इस कृषि बैंक को तैयार किया जाएगा। और ये कब शुरू किया गया? 23 अक्टूबर 2021 को जब नीतीश कुमार ने रबी अभियान की शुरुआत की, तभी कृषि मंत्रालय ने इस कृषि यंत्र बैंक के निर्माण की घोषणा की। और ये किसके तहत शुरू किया जाएगा? किसान समूहों के माध्यम से इसको शुरू किया जाएगा। और यह 13 जिलों में, बिहार के 13 जिलों में 328 कृषि बैंक स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए बड़े स्तर पे गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। यह अनुदान 80% तक होगा, यानी सरकार जो है इस कृषि बैंक के लिए, इस कृषि यंत्र बैंक के लिए 80% तक यह अनुदान देगी, ग्रांट देगी। ठीक है, और यह ग्रांट 80% जो है अधिकतम 8 लाख तक हो सकता है। मतलब किसी ग्रांट का 80% मैक्सिमम 8 लाख हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी यह जो सरकार है इस तरह के कृषि यंत्र बैंक, जो कि कृषि के क्षेत्र में एक बहुत व्यापक कदम है, उसके लिए क्या है, कृषि यंत्र बैंक खोलेगी और किसान समूहों के माध्यम से इसको खोला जाएगा। अभी फिलहाल 13 जिलों में 328 कृषि बैंक खोले जाएंगे, जिसके लिए सरकार जो है 80% अनुदान देगी, जो कि मैक्सिमम 8 लाख रुपये तक होगा। तो आपको इसको याद रखना है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कृषि यंत्र बैंक किस राज्य की पहल है? तो बिहार सरकार की पहल है। ठीक है, इसमें कृषि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार राज्य की कृषि यंत्र बैंक की नामक जो पहल है उसमें सरकार का अनुदान का योगदान कितना हो सकता है? 70%, 60%, 80%, या मात्रा के सेंस में देखें तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। आपको ये दोनों याद रखना। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है। तो आपको ऐसे ही इन प्रश्नों को याद रखना है, भूलना नहीं है। इस पे जो जो प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में फिर बिहार से जुड़े हुए कुछ और भी करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। ऐसे ही आपको टॉपिक तैयार करना है, नोट्स तैयार करना है, ऐसे ही रिवाइज करना है। प्रश्न आने की संभावना अगर इस पर होगी तो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।